तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि लूफी अपने गियर 5 को अनलॉक करके काइडो की बैंड बचाकर रख देता है और इसे हराकर वानो को दोबारा से आजाद कर देता है। और लूफी अपने सपने को याद करता है जो कि इसने साबो और ईस के साथ शेयर किया था। और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को लूफी के असली सपने के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर ये सभी लोग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। और ये सपना क्या है, इसके बारे में हमें आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। पायरेट किंग बनना बस एक जरिया है। इस सपने को पूरा करने के लिए अब एग हेड आर्क शुरू हो जाती है और फ्रैंकी लूफी पाजी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द लास्ट पोनीग्लिफ को ढूंढना पड़ेगा ताकि लूफी पायरेट किंग बन सके और अपने सपने को जल्द से जल्द पूरा कर सके। हाँ फ्रैंकी, पर ये आसान नहीं होने वाला क्योंकि आखिरी रोड पोनीग्लिफ की लोकेशन काफी लंबे समय से अननोन है। और रेड हेयर पायरेट्स मार्को को इसके आइलैंड स्पिंक्स पर दोबारा से छोड़ देते हैं और मार्को स्ट्रॉ हैट्स के साथ हुए फेयरवेल को दोबारा से याद करता है, जहां हमें पता चलता है कि यामाटो ने स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया है क्योंकि वानो को इसकी जरूरत है इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। मार्को, लूफी और जिम्बे अपनी मरीन फोर्ड में हुई पहले की मुलाकातों को ताजा करते हैं और मार्को लूफी से कहता है कि अगर एस आज जिंदा होता तो बहुत ही खुश होता। जिसके बाद ये इन सभी को अलविदा कहता है और यहाँ पर ड्रैगन कुमा से पूछता है कि इसने मैरी जॉयस में क्या देखा था। और तभी रेवोल्यूशनरीज के पास साबो की कॉल आ जाती है जिसे कि मरीन्स इंटरसेप्ट कर लेते हैं और एक कॉल लुलुशिया किंगडम से की गई होती है और इस बात को गोरोसाई को बता देते हैं जो कि 5 एल्डर्स में से एक है। और ये लोग साबो को किसी वजह से अनलकी कहते हैं। लुलुशिया किंगडम 8 रेवोल्यूशनरी किंगडम्स में से एक है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। और कॉल में साबो बताता है कि किंग कोबरा को इसने नहीं बल्कि ईमो ने मारा है। और जब ये सारी बातें हो रही होती हैं तभी लुलुशिया किंगडम के ऊपर किसी लेजर से हमला हो जाता है जिसकी वजह से लुलुशिया किंगडम का नामो निशान तक मिट जाता है और ये डिक्लेयर किया जाता है कि लुलुशिया किंगडम कभी था ही नहीं। और गाइज, ये लुलुशिया किंगडम हम पहले की आर्क्स में देख चुके हैं, रेवरी आर्क में। और ईमो लुलुशिया किंगडम के मैप के ऊपर एक क्रॉस बना देता है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद हमारे स्ट्रॉ हैट्स अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं जहां इन्हें एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। और इनकी नजर एक विशाल बॉम्ब एडी पर जाती है जो कि उसी हमले से क्रिएट हुआ था जो कि लुलुशिया किंगडम पर हुआ है। और इसके अंदर एक व्यक्ति फंसा हुआ होता है और उस पर्सन को बाहर निकालने के लिए जोरो उस विशाल बॉम्ब को बीच में से काट देता है। भाई ये बंदा बैड है यार, जोरो मेरा फेवरेट है यार। और इसके अंदर से ज्वेलरी बोनी अपनी चाइल्ड फॉर्म में बाहर आती है। ये इधर क्या कर रही है भाई? लूफी बोनी को बचाने की कोशिश करता है और साथ ही में चॉपर को भी, जो कि हवा की वजह से उड़ने लग रहा था। लेकिन तभी 1000 सनी के ऊपर एक मेगा शार्क हमला कर देती है जिसकी वजह से लूफी, बोनी और चॉपर पानी के अंदर गिर जाते हैं। जिम्बे इन्हें बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है जबकि फ्रैंकी 1000 सनी को खतरे से दूर ले जाने की कोशिश करता है। पर ये मेगा शार्क काफी सारे हमले करती है जिसकी वजह से 1000 सनी पलट जाती है और हमारा सारा क्रू पानी के अंदर डूब जाता है। और गाइस, ये शार्क इन पर मिसाइल से हमला कर रही होती है और इन्हें बचाने के लिए एक विशाल रोबोट यहाँ पर आ जाता है पानी के अंदर और उसे शार्क को मार के भगा देता है। और पास ही के एक मरीन बेस G14 में हेलमेपो और सभी मरीन सोल्जर्स हिबरी, ताशिगी और नेवी एडमिरल प्रिंस ग्रूस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें हाचिनोसु आइलैंड जाने दें ताकि ये लोग कोबी को बचा सकें। पर ग्रूस सेराफिम को एग हेड से डिप्लॉय करने की रिक्वेस्ट को मना कर देता है क्योंकि ये लोग अभी तक एक्स ड्रेक से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पर हमें उन सभी बच्चों को भी दिखाया जाता है, वही पंख हैजार्ड वाले बच्चे जिन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। और ये सभी बच्चे पहले से नॉर्मल हो रहे हैं। और जिम्बे लूफी, चॉपर और बॉनी को पास के ही एक आइलैंड पर ले जाता है जहाँ बॉनी लूफी को अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है। और गाइस, ये क्या है भाई? बॉनी भाई साहब, गाइस आंखें बंद कर लीजिए अपनी। और बॉनी इन सभी को बताती है कि इस वक्त ये सभी लोग एग हेड आइलैंड पर हैं जो कि एक काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक आइलैंड है और यहाँ पर डॉक्टर वेगापंक की रिसर्च लैब्स हैं। और ये आइलैंड बाकी दुनिया से 500 साल आगे है। बॉनी बताती है कि यहाँ पर अकेली आई है क्योंकि इसे वेगापंक से कुछ काम है, पक्का वही सब होगा। पर यहाँ पर आते समय इसकी शिप को मैकेनिकल शार्क्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया जिसके बाद चॉपर, लूफी, जिम्बे और बॉनी इस आइलैंड में एंटर कर जाते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत ही बड़े विशाल एलियंस, जायंट रोबोट्स और खाने की चीजें नजर आती हैं। अरे भाई साहब, खाना इतना सारा, क्या बात है? चॉपर देख रहा है ना तू? पर ये सभी खाना होलोग्राम होता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि इन्हें इस आइलैंड के बारे में समझाती है और ये भी बताती है कि इसके पास फोटोनिक ग्लव्स हैं जिसका यूज करके ये इन सभी होलोग्राम्स से इंटरेक्ट कर सकती है। पर जब ये लोग इस लड़की से इसकी आइडेंटिटी पूछते हैं तो ये लड़की खुद को डॉक्टर वेगापंक बुलाती है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पर बोनी, जो कि पहले ऑलरेडी वेगापंक से मिल चुकी है, ये बताती है कि ये लड़की झूठ कह रही है। और यहाँ पर एक रोबोट ने हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को बचा लिया है और इस रोबोट के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और ये भी खुद को वेगापंक बुलाती है और इसकी शर्ट के ऊपर पंक 2 लिखा होता है। पर रॉबिन बताती है कि जहाँ तक इसने सुना था कि वेगापंक तो एक बूढ़ा आदमी है और अगर सचमुच में वेगापंक है भी तो आखिर इतनी यंग कैसे दिख रही है। और ये लड़की बताती है कि इसका असली नाम लिलिथ है और ये वेगापंक की असली बॉडी नहीं है, ये तो वेगापंक नंबर 2 है। और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स से पैसों की डिमांड करती है। अपना सारा कीमती सामान मुझे दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं अपने सी बीस्ट वेपन्स का यूज करके तुम पर हमला करवा दूंगी। और इस औरत को पैसे इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि वेगापंक की जितनी भी रिसर्च होती है उसमें काफी ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए रिसर्चेस को जारी रखने के लिए हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स से हफ्ता वसूली करती है। लेकिन तभी लिलिथ को किसी शाका नाम के बंदे की कॉल आती है जो कि इससे कहता है कि भाई ये कर क्या रही है तू? क्या तुम जानती नहीं वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं जिनका कैप्टन अभी अभी एक एम्परर बना है? हाँ, मुझे इसके बारे में मालूम है, तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ। इनके पास बहुत सारे पैसे होंगे। ये सुनकर शाका कहता है कि लगता है बावली तुझे समझ नहीं आ रहा, इस शिप के अंदर जोरो है जिसकी बाउंटी 1.111 बिलियन बेरीज है और इतने सारे सी मॉन्स्टर्स को देखकर भी इसलिए शांत बैठा है क्योंकि इसे मालूम है कि वो इतने ज्यादा डिस्टेंस से भी तुझे बीच में से काट सकता है। और साथ ही में इस शिप के ऊपर डीमन चाइल्ड निको रॉबिन भी है। जिसके बाद जोरो, लिलिथ और शाका को अपनी डिमांड बताता है और शाका, जो कि वेगापंक नंबर 1 है, जोरो से इंप्रेस होकर इन्हें एग हेड आइलैंड में बुलाता है और सभी लोग लिलिथ के अंदर बैठकर उस जायंट रोबोट की हेल्प से एग हेड आइलैंड के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर जोरो और ब्रू के अलावा सभी लोग आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और लिलिथ इन सभी को कुछ फ्यूचरिस्टिक क्लोथ्स भी
देती है जो कि काफी ज्यादा कूल लगते हैं। पर हमारे साथियों की मुसीबत को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए CP0 जिसके अंदर रॉब लूची और काकू भी जुड़ चुके हैं, अपने साथ एक न्यू सेराफिम अपने साथ लेकर एगहेड आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं वेगापंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और CP0 की डिस्कशन में काकू सभी को बताता है कि वेगापंक ने अपने वक्त को बचाने के लिए खुद को 6 अलग अलग बॉडीज में स्प्लिट कर लिया है जो कि एज अ सैटेलाइट काम करते हैं और इसका जो असली शरीर है वो कहीं अलग ही छुपा हुआ है। इसके बाद हम लूफी के ग्रुप को देखते हैं जो कि ऑटोमेटिक मशीन से बहुत सारा खाना ठूसने के बाद एटलस को अलविदा कहता है जो कि बाकी के होलोग्राम्स के साथ लड़ने चली जाती है अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। जिसके बाद लूफी और इन सभी को एक क्लोथ डिस्पेंसरी मिलती है और अपने कपड़ों को चेंज कर लेते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। लूफी, मुझे तो लगता है मैं 500 साल आगे आ गया हूँ। पर तभी इनका सामना एक पुलिस पैसिफिस्ता से हो जाता है जो कि इन पर हमला करने के लिए आया था क्योंकि इन सभी ने यहाँ पर फ्री का खाना खा लिया है और पैसे नहीं दिए हैं। अब लूफी इस पैसिफिस्ता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर बॉनी लूफी को रोक लेती है और इन्हें बताती है कि असल में ये इनके पिताजी हैं और हमें पता चलता है कि कुमा बोनी का पिता है। ये मेरे पिता है। बोनी, क्या तुम पागल हो चुकी हो? ये बार्थोलोमियो कुमा नहीं है, ये तो एक पैसिफिस्ता है। और ये सभी लोग इस पैसिफिस्ता को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं बोनी के डेविल फ्रूट का यूज करके। और जिम्बे बताता है कि इसे ये मालूम था कि कुमा सोरबेत किंगडम का राजा था जिसे इसके बुरे कामों की वजह से वहाँ से भगा दिया गया। जिसके बाद कुमा ने रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लिया पर मरीन्स के द्वारा पकड़े जाने पर इसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और जिम्बे बताता है कि जब वेगापंक ने कुमा की फिजिकल स्ट्रेंथ में इंटरेस्ट दिखाया तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कुमा को एक चॉइस दी कि एक वॉरलॉर्ड बनकर अपनी फ्रीडम को दोबारा से पा सकता है लेकिन बदले में इसे अपनी बॉडी को साइंस के लिए सेक्रीफाइस करना होगा जिसके लिए कुमा मान जाता है। पर बोनी बताती है कि ये सारी बातें झूठ हैं और कुमा ने रेवोल्यूशनरी आर्मी को इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो सरकार को हेट करता था। जरूर उसे फोर्स किया गया होगा अपनी बॉडी को साइंस की खातिर सेक्रीफाइस करने के लिए क्योंकि कुमा एक स्पेशल रेस से बिलोंग करते हैं। एगहेड आइलैंड के अंदर शाका अपनी आने वाली मौत को महसूस कर लेता है और ड्रैगन को कांटेक्ट करता है और ड्रैगन से हेल्प मांगता है। और एगहेड आइलैंड से काफी दूर विनर आइलैंड के पास ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का सामना ट्रैफलगर लॉ के साथ हो जाता है। और जब ट्रैफलगर लॉ की क्रू पर हमला होता है तो ये सभी हार्ड पायरेट्स औरतों में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये सब कुछ ब्लैक बियर्ड की ही एक क्रू मेंबर डॉक क्यू का होता है जिसने शिकु नोमी एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट खा रखा है। इसे सिक फ्रूट भी कहा जाता है जिसका यूज करके ये किसी को भी उसके अपोजिट जेंडर में बदल सकता है और लॉ एक कुड़ी में बदल जाता है। साथ ही में इसका पूरा क्रू भी। सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी करो। वैसे लॉ तो भाई सही लग रहा है, सूट कर रहा है इस पे, लेकिन लॉ भी अपना कम नहीं है गाइस। अपनी स्ट्रॉन्ग हाकी का यूज करके डॉक क्यू की पावर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और दोबारा से एक मर्द बन जाता है। इसका क्रू भी ठीक हो जाता है। मैं वापस आ गया, क्या बात है? जिसके बाद हार्ड पायरेट्स सरफेस पर आते हैं जहाँ पर ब्लैक बियर्ड और इसके सभी पायरेट्स इनका इंतजार कर रहे थे। वैन ओग्रे अपने डेविल फ्रूट रैप का यूज करता है और जीसस बर्गेस को आइलैंड पर टेलीपोर्ट कर देता है और अपने डेविल फ्रूट रिकी नोमी का यूज करके एक बहुत बड़े पहाड़ को उठा लेता है और ट्रैफलगर लॉ की तरफ इसे फेंकने लगता है। पर लॉ अपने डेविल फ्रूट की ताकत से इस पहाड़ के टुकड़े को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है और वहीं ब्लैक बियर्ड टोक्यो के साथ स्ट्रॉन्गर के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है जो कि अब पेगासस की तरह उड़ सकता है उमा नोमी डेविल फ्रूट की वजह से। और ब्लैक बियर्ड लॉ के रोड पोनिग्लिफ्स को चुराने के लिए इस पर हमला कर रहा होता है। तुम्हारे सारे रोड पोनिग्लिफ मैं चुरा लूंगा। और लॉ अपनी रू अवेकन्ड टेक्निक आर रूम एम्पुटेट का यूज करता है और आसमान में ही स्ट्रॉन्गर और ब्लैक बियर्ड की बॉडी को बीच में से काट देता है। जिसके बाद ब्लैक बियर्ड भी ट्रिमर फ्रूट की ताकत का यूज करता है और पूरे आइलैंड पर शॉक वेव से हमला कर देता है। और डॉक्यू यहाँ पर अपनी एक्सप्लोसिव एप्पल्स की ताकत का यूज करके सभी हार्ड पायरेट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन साची अपनी एबिलिटीज का यूज करके इन सभी एप्पल बॉल्स को इंटरसेप्ट कर लेता है और इन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर लेता है। और यहाँ पर पांडा बेपो भी वैन ओगर की लोकेशन के बारे में लॉ को बताता है। स्नाइपर 3 o'clock। और वैन ओगरे लॉ पर एक स्नाइपर से हमला कर देता है लेकिन इसके हमले को हार्ड पायरेट का एक मेंबर रोक लेता है। जिसके बाद लॉ यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के ऊपर केरोम शॉक विली से हमला करता है जिस हमले का यूज करके इसने बिग मॉम को हराया था और इस हमले के इम्पैक्ट से ब्लैक बियर्ड काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ब्लैक बियर्ड घायल हो जाता है और वैन ओगर ब्लैक बियर्ड को नीचे गिरने से बचा लेता है और इसे लॉ के सामने टेलीपोर्ट करता है और दोबारा से ब्लैक बियर्ड और लॉ एक दूसरे के आमने सामने आकर लड़ने लगते हैं। ब्लैक बियर्ड अपने ब्लैक वोटेक्स का यूज करता है। ये ब्लैक वोटेक्स डेविल फ्रूट यूजर्स की एबिलिटीज को नलिफाई कर देता है और बचे हुए हार्ड पायरेट्स के लोग ब्लैक बियर्ड की शिप पर हमला कर रहे होते हैं। और जब ये हमला हो रहा होता है हमें यहाँ पर शार्लेट पुडिंग दिखाई जाती है जो कि बिग मॉम की 35th डॉटर है जिसे कि हमने होल किक आइलैंड में देखा था। सांजी की बंदी को ब्लैक बियर्ड ने कुछ हफ्ते पहले ही किडनैप कर लिया था होल किक आइलैंड से क्योंकि ये लड़की अपने थर्ड आई से रोड पोनिग्लिफ्स को रीड कर सकती है और ये ब्लैक बियर्ड के काफी ज्यादा काम आ सकती है वन पीस को हासिल करने के लिए। और यहाँ पर मरीन हेडक्वार्टर्स में साकाजुकी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि ब्लैक बियर्ड और लॉ आपस में लड़ रहे हैं। इस खबर को सुनने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर सकता है और यहाँ पर लॉ और ब्लैक बियर्ड एक दूसरे के साथ बहुत ही खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। और इस फाइट के बीच में ही ब्लैक बियर्ड ब्लैक वोटेक्स का यूज करके लॉ की पावर्स को नलिफाई कर देता है और लॉ हार की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम सांजी, उसोप नामी, रॉबिन इन सभी को देखते हैं। लेलित इन सभी को नए नए कपड़े दिखाती है और इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और यहाँ शिप के ऊपर जोरो और ब्रू के साथ हम कारिबू को भी देखते हैं और इन लोगों ने वानो से कारिबू को भी उठा लिया था। और यहाँ पर नामी और ये सभी लोग वेगापंक की एक लैब में पहुंच जाते हैं और यहाँ की टेक्नोलॉजिया को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एस्केलेटर्स होते हैं, खतरनाक फ्यूचरिस्टिक चीजें होती हैं और लिलिथ इन्हें समझाती है कि एगहेड आइलैंड आग का यूज करता है इस पूरे आइलैंड को चलाने के लिए। जिसके बाद अचानक से लिलिथ गायब हो जाती है और हमारे साथियों को वेगापंक एडिसन गाइड करता है
और जैसे जैसे एडिसन बताता है हमारे स्टॉहेड आगे के रास्ते को फॉलो करते हैं और ये सभी लोग एक कमरे में जाकर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इनका सामना जिम्बे के एक क्लोन पैसिफिस्ता से हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ओ जिम्बे पाजी तुसी ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? लगता है ये उसका बेटा है मोटू सा, काफी अजीब लग रहा है। ओ जिम्बे पाजी किसी को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, पर पैसिफिस्ता इन पर हमला कर देता है और स्टॉहेड्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और टेक्नोलॉजी से लैस था और हमारे स्टॉहेड्स को इसके साथ लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किलें आती हैं और ये अकेला बंदा इन सभी की बैंड बजा के रख देता है। फिशमैन कराटे, लुनेरियन फिजिक, साइबर मॉडिफिकेशंस और सुइसिनोमी जैसी एबिलिटीज इन सभी की बैंड बजाती है। मैं जानता था सरकार हमें कभी भी वेलकम नहीं करने वाली है। हाँ साहब तुमने सही कहा, ये थोड़ा अजीब है। हम इतनी आसानी से यहाँ पर पहुँच गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਲਿਆ, तू नहीं बचदा ਹੁਣ। मुझे लगता है इसीलिए इन लोगों ने इस पैसिफिस्ता को तैयार रखा था और ये बिल्कुल चिंबे के जैसा लग रहा है। और नामी ज्यूस के साथ मिलकर इसके साथ लड़ने लगती है और तभी ये पैसिफिस्ता नीचे जमीन के अंदर चला जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और जमीन के अंदर से नामी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। नामी को पकड़ लेता है। साले लड़की पर हाथ उठाता है। ठीक है अब तुम मरने वाले हो चिंबे, और डियाब्लो जैम्बो का यूज करके इस पर हमला कर देता है और पैसिफिस्ता दूर जाके गिर जाता है। तुमने जो भी किया उसे माफ नहीं किया जा सकता है। रॉबिन अपना एक खतरनाक सा अटैक इस पर करने ही वाली होती है कि तभी हम एक स्क्रीन को देखते हैं जहाँ पर कुछ रोबोट्स इन्हें देख रहे होते हैं। क्या बात है, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा औसम है। पर पैसिफिस्ता रॉबिन के अटैक से बच जाता है और जमीन के अंदर जाकर इसके सामने आ जाता है और इस पर अपना हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसॉप अपने स्लिंग शॉट से इसे रोक लेता है और गायब होकर उसॉप के पीछे आकर इसे पकड़ लेता है। उसॉप सांजी ओए सारा कुछ मेरे ते छड़ दे, एक गबरू जवान दे हुंदे ओए उसॉप नु कुछ नहीं हो सकता। और रेडिकल बीम से हमला कर देता है। ये सारे रोबोट्स इनकी फाइट को देख रहे होते हैं। लिलिथ स्क्रीन के ऊपर सभी को देख रही होती है और पैसिफिस्ता इन सभी के बीच में हो रही फाइट का डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और हम एडिसन को भी देखते हैं जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। और तभी इन सभी को भूख लग जाती है और हम एक स्विमिंग पूल को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम की ग्रीड है जो कि छठी वेगापंक है नींद से उठ जाती है। ये लड़की कुछ डोनट्स को खाती है और इसके डोनट्स खाने की वजह से एडिसन और एटलेस दोनों का पेट भर जाता है और इनकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, जिसका मतलब है ये सभी वेगापंक्स आपस में कनेक्टेड है और ग्रीड के लिए ढेर सारा खाना आने लगता है और ये तीनों दोबारा से अपना काम करना शुरू कर देते हैं और यॉर्क दोबारा से सो जाती है। तभी पाइथागोरस को कोई बुलाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वेगापंक नंबर 1 शाका होता है। मेरे हिसाब से तुमने काफी ज्यादा डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब मुझे उनसे जाकर मिलना है। जी अभी रुक जाइए, थोड़ा समय और रुक जाइए प्लीज। शाका के बच्चे हट जा, हमें मत बता हमें क्या करना है। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा और मजे लेने दो। नहीं, हम लोग अगला कदम बढ़ाने वाले हैं, ये एक ऑर्डर है। और सेराफिम इन पर दोबारा से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और तभी शाका यहाँ पर आ जाता है और उसॉप और ये सभी लोग अपने आप ही मूव करने लगते हैं और इनके जूते सरफेस के साथ चिपक जाते हैं। तभी शाका यहाँ पर आता है और पैसिफिस्ता को रोक लेता है। मुझे माफ कर देना, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ डॉक्टर वेगापंक शाका। तो आप सभी लोग स्टॉहेड्स होंगे है ना? अरे एक सेकंड रुक भाई, एक फीमेल वेगापंक भी तो थी और एक वेगापंक स्पीकर से भी बात कर रहा था। हाँ तुमने सही कहा, मैं भी एक वेगापंक ही हूँ। ओ पाजी तुसी किन्ने हो भाई? हाँ और मुझे भी लगता है मैं भी एक वेगापंक ही हूँ। चुप कर जाओ सब। तभी हम लूफी और इन बाकी सभी को देखते हैं जो कि एक कचरे के ढेर के ऊपर खड़े होते हैं। लूफी को कुछ दिखाई देता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और शाका इन सभी से पूछता है क्या आप सभी को आइलैंड फ्यूचरिस्टिक लगता है क्या? हाँ जी पाजी कैंट मैंने ऐसा आइलैंड पहले कभी नहीं देखा है। वेगा चांजी चलो दोस्त बन जाने आ। पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ ये आइलैंड पास्ट से है। आज से 900 साल पहले एक एडवांस्ड किंगडम हुआ करता था, बिल्कुल एग हेड के जैसा ही। और यहाँ पर लूफी जिसे देखकर शॉक्ड रह गया था वो एक जायंट रोबोट होता है। 900 साल पहला एक ही कहना भाई। चापर ये देख भाई कितना मस्त है ये। अरे इतना बड़ा रोबोट। जिम्बे और बॉनी भी इसे देखते हैं, लगता है ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। और यहाँ पर उसॉप इस बात को सुनकर शॉक्ड रह जाता है कि बहुत समय पहले एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सिटी एग्जिस्ट करती थी, वो भी आज से 900 साल पहले। एक सेकंड, यहाँ पर ये जो मशीन्स हैं क्या वो 100 ईयर वाइड के दौरान बनाई गई थी? लगता है तुम काफी कुछ जानते हो। मुझे लगता है तुम्हें दोबारा से वो सब कुछ याद नहीं करना चाहिए जो कि आज से 22 साल पहले गुजरा था। तुम्हारी बर्थ प्लेस ओहारा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, वो भी नेवी के बस्ट कॉल के द्वारा। और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ओहारा को उस किंगडम की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया था। 100 ईयर्स वाइड एडवांस किंगडम और 20 किंगडम्स के बीच की हिस्ट्री को कंटेन करता है। बेस किंगडम्स जो कि बैटल को जीत गए थे उन सभी किंगडम्स ने मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया और एंशिएंट किंगडम के बारे में लोगों से छुपाने के लिए उसे इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। किसी को मालूम नहीं है कि वॉइड सेंचुरी में क्या हुआ था। नामी और उसॉप इस बात को सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं पर फ्रेंकी तो पूरे मजे ले रहा होता है। स्वाद ही आ गया पाजी। एक सेकंड रुको वेगापंक, अगर ओहारा के साथ ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि जिस किसी को भी वो 100 वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में पता चल गया था उन सभी को। हाँ तुमने सही कहा, उन सभी को मार दिया गया है। वैसे निको रॉबिन, अगर ओहारा को इसी की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि सरकार भी इस बात को छुपा रही है? वेगापंक तुम किसकी साइड हो? ओहारा के लोगों ने वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ा था, क्या सरकार ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तो तुमने उस किंगडम को कैसे ढूंढा? क्योंकि वो बुक्स जिसमें उस किंगडम के बारे में मेंशन था उन सभी को ओहारा के साथ साथ इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। ओहारा की विल अभी भी जिंदा है। ओहारा जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस्ड नॉलेज थी उसे रातों रात खत्म कर दिया गया था और सिर्फ एक बच्ची ही बच पाई थी जो कि तुम हो। और ये सारी चीजें होने के बाद मैंने ओहारा को दोबारा से विजिट किया क्योंकि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर क्लोवर को जानता था, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। क्या तुम उन्हें जानते थे? हाँ मैं उन्हें जानता था। वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में उन्हें बहुत ज्यादा ही दिलचस्पी थी और एक एडवेंचर पर भी गए थे इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और नेवी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उन्हें 10 बार जेल के अंदर डाला गया था जिसकी वजह से वो दुनिया के सबसे फेमस आर्कियोलॉजिस्ट बन गए। और जो भी लोग उनसे इंप्रेस हुए थे वो सभी लोग ओहारा में आ गए और ओहारा आइलैंड आर्कियोलॉजिस्ट का सेंटर बन गया। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर क्लोवर कहते हैं कि इतिहास इंसानियत को बिलोंग करता है और किसी को भी ये राइट नहीं मिल जाता है कि वो किसी भी
इंसान को अपने इतिहास के बारे में जानने से रोक सके। एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ पॉनिग्लिफ्स को रीड करने से हमें किसी भी कंट्री की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल जाता है, जिसका अब नामो निशान तक मिट चुका है। पर वो डॉक्यूमेंट्स हमें एक बहुत ही बड़े किंगडम के बारे में आगाह करती हैं, जो कि अतीत में था, पर अब उसके बारे में सब कुछ खत्म कर दिया गया है। पर सारी सच्चाई उन पॉनिग्लिफ्स के अंदर लिखी जा चुकी थी भविष्य के लिए। और प्रोफेसर कहते हैं कि ये सच है कि एंशिएंट वेपन्स दुनिया के लिए खतरा है, पर ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा डर तो सरकार को लग रहा है। और प्रोफेसर उस किंगडम का नाम बताने ही वाले होते हैं कि तभी एल्डर्स इन्हें शूट कर देते हैं। और एल्डर्स बोलते हैं कि ओहारा को बहुत कुछ पता चल चुका है और नेवी ओहारा पर हमला करके इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रोफेसर के साथ साथ यहाँ की सारी किताबों को भी जला दिया जाता है। और शाका कहता है कि जब मैं ओहारा पर पहुंचा था तो वहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था, और मैं आइलैंड के अंदर गया जहाँ पर मैंने बहुत सारी किताबों को देखा जो कि उस आइलैंड के सेंटर में एक लेक में थी। हो सकता है कि उन किताबों को बचाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया और उसे उस पानी के अंदर छुपा दिया, और यही ओहारा के लिए एक जीत थी। जब मैंने उन्हें देखा तो अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाया। और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर रॉबिन की मॉम रॉबिन को सॉल के साथ जाने के लिए कह रही होती है, लेकिन रॉबिन अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जैसा कि हम पिछले पार्ट्स में देख चुके हैं। रॉबिन, तुम ओहारा की एक स्कॉलर हो, तुम अच्छे से जानते हो कि इतिहास इंसानियत की पूंजी है। मुझे तुम्हें जिंदा रखना होगा बच्ची, भविष्य के लिए। पर जो अतीत हमें पास्ट से मिला है अब वो सब कुछ गायब हो जाएगा, पर तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो सॉल, इसलिए जाओ, जियो रॉबिन जियो। ये सारी बातें याद करके रॉबिन रोने लगती है और रॉबिन शाका से पूछती है कि क्या वो किताबें अभी भी उस लेक के अंदर हैं क्या। मैं तो उन्हें पंख हेज़ार्ड वापस लेकर आना चाहता था, पर अगर हायर ऑफिसर्स को उन किताबों के बारे में पता चल जाता तो वो लोग मुझे मार देते। इसके बाद हम लूफी और चॉपर को देखते हैं जो कि उसी जायंट रोबोट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। क्या ये लोग पागल हो चुके हैं? ये करके रहे हैं। अरे इसे तुम नहीं समझ सकती हो, उनके लिए किसी सपने से कम नहीं। लगता है इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। चॉपर, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। लूफी, शायद इस रोबोट का कोई नाम होगा। अगर हम इसे कुछ कहते हैं तो शायद ही काम करने लगेगा। रोबोनोसुके, ओ बॉस ओलिया, ओए रोबो मारू, बिग रोबो। रोबो तारू, उठ जा भाई, उठ जा। पर टीचरों, इससे कुछ नहीं होने वाला है। पर तभी अचानक से ही इस जायंट रोबोट के अंदर से एक वेव निकलने लगती है। लूफी और चॉपर दूर जाके गिरते हैं। भाई क्या ये रोबोट एक्सप्लोड होने वाला था क्या? ये भी हुआ क्यों? तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। मेरी मदद करना, कोई तो आ जाओ। लूफी इसकी हेल्प करता है और इसे बाहर निकालता है। तुम्हारा शुक्रिया, तुम तो ड्रैगन के बच्चे हो ना। दद्दू जी, आप कौन है पर? मैं जानता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे और तुम जरूर बोनी होगी, है ना? काफी बड़े हो गए, मतलब काफी बड़ी हो गई हो तुम। हाँ, वेगापंक। और गाइस, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वेगापंक होता है, असली वाला वेगापंक। तभी वेगापंक हवा में उड़ने लगता है। ये बुढ़ाऊ उड़ कैसे रहा है? ये शूज तुमने भी पहने हैं, तुम भी उड़ सकते हो। और तीनों हवा में उड़ने लगते हैं। इसके बाद हम 22 साल पुराने ओहारा को देखते हैं, जिसे कि तबाह हुए कुछ महीने हो चुके हैं। वेगापंक उन किताबों को सही सलामत देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, पर इसकी नजर यहाँ पर कुछ जायंट्स पर पड़ जाती है जो कि इन सभी किताबों को यहाँ से बाहर निकाल रहे थे। और सोच में पड़ जाता है कि क्या इन्हें मालूम तो नहीं चल गया ये किताबें कितनी जरूरी हैं। तब इसके पीछे कोई आ जाता है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मंकी डी ड्रैगन होता है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यही मेरा सवाल है। मैं यहाँ के प्रोफेसर क्लोवर को जानता था। तुम यही सोच रहे होगे कि जायंट्स क्या कर रहे हैं, है ना? हाँ, मैं इन सभी को ये कीमती किताबें नहीं ले जाने दूंगा। ये कोई लुटेरा नहीं, ये लोग इल्बाव से आए हैं। इन सभी को इन किताबों की अहमियत मालूम है और इनका कैप्टन एक मिस्टीरियस पर्सन है, इसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। और उस आदमी ने कहा कि ओहारा ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपनी लेगेसी को बचाया है और मैं उन्हें इतिहास से यूं ही गायब होने नहीं दूंगा। मुझे खुशी हुई तुम और तुम्हारी सरकार के लोगों को इन किताबों के बारे में मालूम नहीं था। अगर उन्हें पता चल जाता तो इन किताबों को भी तबाह कर देते। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे लगा था कि तुम सरकार के साथ काम करते हो जब तुमने हमें ज्वाइन करने का इनविटेशन ठुकरा दिया था। बेवकूफ मत बना। अपनी बुद्धि और कौशल के बावजूद भी तुम्हारी इस गरीब सी सेना के अंदर मैं क्या बना सकता हूँ? हाँ, समझ सकता हूँ। पर वेगापंक कहता है कि सरकार बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हारी बात सुनते हैं, खास करके नेवी। अपने लक्ष्य को मत भूलो ड्रैगन। मुझे मालूम है, और ये घटना मुझे बहुत ही ज्यादा जोर से लग चुकी है। जिन्होंने बिना किसी कारण के लॉ पर सवाल किया था और उन्हें कुचल दिया गया। मैं एक ऐसी आर्मी बनाऊंगा जो कि लड़ सकेगी। पर तुम तो वार से नफरत करते हो ना। तुम बस इंतजार करो वेगापंक, मैं पूरी दुनिया को चेंज कर दूंगा। प्रोफेसर क्लोवर की डेथ और ओहारा की विल को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद ड्रैगन ने टीम अप किया बार्थोलोमियो कोमा और इवेंकॉफ के साथ और रेवोल्यूशनरी आर्मी का निर्माण किया जो कि प्रेजेंट में भी है। और शाका ये सारी बातें लूफी की क्रू को बता रहा होता है। एक सेकंड, क्या तुमने अभी एल्बाफ कहा क्या? की चल रहा, मेरा सिर फट जाना है। और शाका ये भी बताता है कि उन सभी रिसर्च पेपर और बुक्स को पढ़ने के लिए ये खुद एल्बाफ में गया था और इस वक्त उन सारी बुक्स की नॉलेज को इस बंदे ने अपने दिमाग के अंदर कैद कर लिया है। पूरी दुनिया का राज जो कि ओहारा ने ढूंढ लिया था वो मेरे दिमाग में जिंदा है और मैं इस रिसर्च पर काम कर रहा हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? वो अजीब आदमी जिसकी पूरी बॉडी पर बैंडेजेस लगे हुए थे। और हम रॉबिन और सोल के कुछ फ्लैशबैक्स को देखते हैं, कैसे सोल ने रॉबिन की हेल्प की थी ओहारा से एस्केप करवाने के लिए। वो जायंट सर कैप्टन जिसने ओहारा की सभी बुक्स को बचाया था, उस जायंट कैप्टन का नाम सॉल है ना? हाँ, तुमने सही कहा, पर अभी वो छुपा हुआ है। मुझे इसे राज ही रखना था और किसी से। शुक्रिया वेगापंक। जिसके बाद शाका इन सभी को अनफ्रीज करके अपने साथ मॉनिटर रूम में लेकर जाता है जहाँ पर ये लोग लूफी को देखने लगते हैं। इसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि हवा में उड़ रहा होता है। यार मैं तो बिल्कुल सांजी की जैसा लग रहा हूँ। तुम्हें मेरी इन्वेंशन अच्छी लगी ना? हाँ जी दादू जी, आप तो कमाल के हो। क्या ये सच में असली वाले वेगापंक हैं? हाँ, तुमने सही कहा। पर तुम्हारे सर के साथ क्या हुआ? वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अरे हाँ, वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, इसलिए मैंने उसे काट दिया। साले अपना सर काटा है, बाल नहीं। बकवास मत कर। हाँ, जब मैं तुमसे मिला था तब मेरी हाइट एक जायंट की जैसी थी। पर आपने अपना सर काट दिया है तो आप जिंदा कैसे हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दरअसल मैं ब्रेन डेविल फ्रूटी यूजर हूँ। मैं हर तरीके की नॉलेज को याद कर सकता हूँ बिना किसी लिमिट के। पर मेरा ब्रेन डेटा की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा और मेरा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग हो चुका है और ये बढ़ता ही जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? ये सेब जो कि मेरे सर पर है, ये एक एंटीना की तरह है। इस आइलैंड के सबसे ऊपर देखो, उस जायंट एग के नीचे पंक रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है। वो मेरी
ब्रेन का स्टोरेज है। अगर मैं उससे दूर भी रहूंगा तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरा ब्रेन इस एंटीना से कनेक्टेड है। और वेगापंक इनसे पूछता है कि तुम पहले एक लड़की से मिले थे जिसने खुद को वेगापंक बुलाया था। हाँ, उस पागल औरत ने मुझ पर पंच भी मारा था। वो मेरी ही एक क्लोन है और इस आइलैंड पर मेरे टोटल 6 क्लोन्स हैं। भाई क्या तुम कोई निंजा वगैरह हो गया? शैडो क्लोन jutsu? नहीं, मेरे सारे क्लोन्स अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। शाका, लिलिथ, एडिसन, पाइथागोरस, एटलस और यॉर्क, ये 6 के 6 मेरी अलग अलग पर्सनैलिटीज से मिलकर बने हैं। हर दिन ये जितना भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं वो सारा नॉलेज पंक रिकॉर्ड्स में चला जाता है। पर ये सारी बातें लूफी के दिमाग से ऊपर से जा रही होती हैं और इससे घंटा कुछ समझ में आ रहा होता है और इन सभी को एक एग्जांपल से समझाता है कि अगर दुनिया में सभी के पास मेरे ब्रेन का एक्सेस होगा तो ऐसा होगा कि जैसे कि पूरा का पूरा ह्यूमन काइंड ही मेरे नॉलेज को पा सकेगा, जिससे कि पंक रिकॉर्ड्स लगातार अपडेट होता जाएगा और हम इससे ज्ञान का सागर बना सकेंगे और एक दिन सारा ह्यूमन काइंड अपने ब्रेन्स को शेयर कर पाएगा। पर बॉनी को इसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि तुम हर एक चीज को सेक्रीफाइस करना चाहते हो सिर्फ अपनी साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए। इसलिए तुमने मेरे पिता बार्थोलोमियो कुमा को एक रूथलेस वेपन में बदल दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे रुक जा बॉनी, ये एक बीम सेबर है, ये एक फेलियर एक्सपेरिमेंट है। चुप हो जाओ, मैं इससे पहले भी टेस्ट कर चुकी हूँ। मेरे फादर को पहले जैसा कर दे वरना मार दूंगी। स्विच ऑफ कर दे बोनी। और इस डिफेक्टिव एक्सपेरिमेंट की वजह से यहाँ पर काफी सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और डर के बोनी यहीं पर बेहोश हो जाती है और वेगापंक लूफी से वानो कंट्री के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है। क्या ये बात सच है कि काइडो के अलावा वहाँ पर एक और ड्रैगन भी आ गया था? हाँ, वो मोमो है। लगता है उसने एक फेल्ड डेविल फ्रूट खा लिया था जो मैंने पंख हैजार्ड में छोड़ दिया था। मैंने उसमें अपने 20 साल लगाए थे और उसमें बहुत सारा पैसा भी लगा था ताकि मैं काइडो के ब्लड एलिमेंट्स का यूज करके उसी के जैसा डेविल फ्रूट बना सकूं। पर मैं जैसा चाहता था वो वैसा नहीं बना। अच्छा, तभी वो काइडो के जैसा विशाल नहीं बन पा रहा था। उस ड्रैगन का कलर क्या था? गुलाबी। अरे यार देखा ना, वो एक फेलियर निकला। लूफी उस जायंट रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है। दादू जी, इस रोबोट को कैसे चला सकते हैं? क्या ये आपकी ही पैदाइश है क्या? नहीं, ये एक लेजेंडरी आयरन जायंट है और इसने सेक्रेड मैरी जॉयस पर हमला किया था आज से 200 साल पहले। और आज से 200 साल पहले इसने रेड लाइन को क्रॉस करके मैरी जॉयस पर हमला किया था, जहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुंचाने से पहले ही ये रोबोट अपने आप ही बंद हो गया था, जिसके बाद सरकार ने इसे खत्म करने के बारे में डिसाइड किया। पर दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों ने इसे एगहेड आइलैंड पर आकर छिपा दिया था ताकि इस पर और भी ज्यादा स्टडीज कर पाएं। अब बोनी की हालत को देखकर वेगापंक उदास हो जाता है और इसे कुछ देने के बारे में डिसाइड करता है और लूफी से रिक्वेस्ट भी करता है कि इसे एगहेड आइलैंड से बाहर लेकर जाए। और CP0 के एजेंट्स एगहेड पहुंच चुके हैं और इनका सामना यहाँ पर वेगापंक के द्वारा बनाए गए सी रोबोट से हो जाता है। पर उससे पहले दद्दू इसको ठीक कर दो यार, मैं इसे अपना रोबोट बना के चलाना चाहता हूँ। मस्त बैठूंगा इसके अंदर, एक्शन का मैन, पागल मत बनो। और यहाँ पर शाका और ये सभी लोग लूफी और इन सभी की बातों को सुन रहे होते हैं और सांची नोटिस करता है कि ये रोबोट बिल्कुल उसी रोबोट के जैसा लग रहा था जो कि इनकी शिप को यहाँ पर उठाकर लेकर आया था और समुद्र में जिसने इनकी जान बचाई थी। अब रोबोट इसी की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है और मैं इसके जैसा एक एग्जैक्ट और रोबोट नहीं बना सकता हूँ। इसके पावर सोर्स की वजह से हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ भी हम इस आयरन जायंट को पूरी तरह से रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं पास्ट में कुछ पावर्स से जो कि आज की टेक्नोलॉजी को टक्कर दे रही है। वैसे उस ये लड़की कौन है? ये ज्वेलरी बोनी है, एक पायरेट। एक सेकंड, ये तो वही छोटी बच्ची है ना? जोरो यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे सांजी चुप कर, जोरो नहीं, इसे हमने समुद्र में देखा था। और यहाँ पर वेगापंक को बोनी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है। बेचारी बोनी, तुम्हें लगना ही चाहिए बूढ़े आदमी, चल अपने घुटने पर बैठ और माफी मांग। और एगहेड की तरफ आते हुए CP0 का सामना सी बीस्ट वेपन्स के साथ हो जाता है। ये सभी लोग इन्हें घेर लेते हैं और CP0 की एक मेंबर स्टसी कहने लगती है कि ये एगहेड के गेट कीपर्स की तरह है। सी बीस्ट वेपन्स और रॉब लूची सोल्जर्स से कहता है कि फायर करने के लिए तैयार हो जाओ और कुछ सोल्जर्स पाइथागोरस के थ्रू एगहेड आइलैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और तब ये सी बीस्ट वेपन्स लूची की शिप पर हमला कर देते हैं और लूची का चेला इसे बताता है कि ज्वेलरी बोने को आखिरी बार इसी आइलैंड पर आते हुए देखा गया था और लूची कहता है कि अगली बार वो जब भी दिखे उसे मार देना। और पाइथागोरस शाका को बताता है गवर्नमेंट की शिप यहाँ पर आ रही है। ये सुनकर स्ट्रॉ हेड पायरेट्स घबरा जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर आने दें पर किसी रीजन की वजह से उनके पास CP0 भी है। मेरा मतलब है कि उस शिप के ऊपर रॉब लूची भी है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो सबकी फट जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लूची, उस कमीने नाल तो मैं लड़ूंगा, दिखा दूंगा उन्हें। रॉबिन जान, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। पाइथागोरस, उस शिप को बता दो सेराफिम को यहाँ पर छोड़े और भाग जाए और तैयार हो जाओ। हमने सरकार को अंदर आने से मना कर दिया है, सभी लोग तैयार हो जाओ। मुझे लगता है कि हमने गवर्नमेंट के साथ पंगा ले लिया है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और इस सीरीज के अगले पार्ट के लिए कमेंट टारगेट रखते हैं 10,000 कमेंट्स। तो गाइज आगे के एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा कमाल के होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।